नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके क्लाइमेटोलॉजी वाले पोर्शन का थर्ड वीडियो। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी का थर्ड वीडियो। फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखा, नेक्स्ट हम लोगों ने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हीट बजट देखा। अब हम लोग आ गए हैं जेट स्ट्रीम पे। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी पूरा कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखा है तो प्लीज़ अपने बैकलॉग्स वगैरह साइड में कंप्लीट करते चलिएगा, काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं इस तरीके से ले रहा हूँ कि आप इंडिविजुअली चाहें तो एक एक वीडियो देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि इसका फर्स्ट पार्ट देखो फिर सेकेंड पार्ट देखना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इंडिविजुअली भी एक एक पार्ट देख सकते हो। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जेट स्ट्रीम, व्हाट इज जेट स्ट्रीम? तो पहले तो देखिए ऐसे लिख के आ जाएगा, जियोस्ट्रॉपिक विंड है और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इधर से उधर अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, एल्टीट्यूड इतना इतना होता है। तो ये सब देख के तो मतलब लगेगा कि भाई यार छोड़ दो, अब कुछ रह नहीं गया। ठीक है, हमें अपनी नौकरी छोड़ दो। तो उससे बेटर है कि हम लोग देखेंगे पहले फोटोज से। फोटोज से सबसे अच्छा यही रहता है कि भाई ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड मैप्स। ठीक है, अगर आप मैप्स नहीं इंक्लूड कर रहे हो तो ज्योग्राफी मतलब नील बटे सन्नाटा है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, दिस इज हाउ यू अप्रोच ऑल्सो इन द एग्जाम्स। मेंस में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोग जल्दबाजी के चक्कर में कि कौन डायग्राम बनाएगा, कौन मैप्स बनाएगा, कौन ये सब फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करेगा, इसमें आप लोग बेवजह का अपना दिमाग लगाते हो, बल्कि इनके वजह से बहुत सारी चीज़ें आप लोग की डिटेल हो जाती है, आसान हो जाती है। अब देखिए वो शब्द वगैरह थे, उसके बजाय हम लोग ने फोटो यूज़ कर लिया, मतलब ये डायग्राम यूज़ कर लिया। तो ये आपका अलग है डायग्राम, ये आपका डायग्राम अलग है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये आपका जो दिख रहा है आपका वेवी फॉर्म में जो दिख रहा है, ये इसको कहा जाता है आपका जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, इससे जुड़ा एक शब्द है रॉसबी वेव। ठीक है, रॉसबी वेव, देखो एस बना रहा हूँ, रॉसबी लिख रहा है एस, रॉसबी, या फिर डबल एस कहीं के लिखा मिल जाता है, रॉसबी वेव, वेव। ठीक है, रॉसबी वेव एक्चुअली यही जो वेव्स है, इसको जब और ज़्यादा इलोंगेटेड हो जाता है तो इनको रॉसबी वेव्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है जो कि जेट स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी ने एक बार रॉसबी वेव के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ, दैट इज़ वाई मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, क्योंकि कुछ जगह पे नहीं मिलता है जेट स्ट्रीम के टॉपिक्स के अंदर, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो खैर यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जेट स्ट्रीम है आपके वर्ल्ड में, मतलब पूरी धरती के ऊपर चार जेट स्ट्रीम्स है जो कंटिन्यूसली हमेशा इंटैक्टली बह रही है। ठीक है, चल हमेशा चल रही है, कोई मतलब बिना रोक टोक के चलती रहती, कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, जिसमें से मतलब नॉर्थ में दो हैं और साउथ में दो है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दो है, सदर्न हेमिस्फीयर में दो है। दैट इज वाई आप किसी भी एक साइड का एक देख सकते हैं। इसको पोलर जेट स्ट्रीम बोला जाता है, जो ऊपर के साइड में पोल्स के पास है, इसको पोलर जेट स्ट्रीम बोला जाता है। इसको मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे इसको मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम करके जैसे यहीं पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा कि यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम होना चाहिए था सबसे में, क्योंकि ये मिड लैटिट्यूड इसके आसपास तक डीप चला जाता है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम। ठीक है, और इसके जितने भी वेदर इवेंट्स अफेक्शन करने का जो काम है वो मिड लैटिट्यूड्स में, दैट इज वाई इट इज मोर ऑफ ए मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम देन अ पोलर जेट स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जो कि आपके 23 डिग्री एंड हाफ के रेंज में हमेशा चलता रहता है। इनफैक्ट ये अर्थ के मतलब इंडिया के ऊपर भी आता जाता रहता है रेगुलर बेसिस पे। हम लोग जब इंडिया के मानसून के सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जेट स्ट्रीम का इफेक्ट क्या होता है आपके मानसून के ऊपर। वहाँ पे आप लोग को ये सब चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ये लेक्चर को अच्छी तरीके से सुनिए। हालांकि ये लेक्चर बहुत ही छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने कई बार जेट स्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दो हो गए और सदर्न हेमिस्फीयर में दो हो गए, दैट इज वाई इट इज नोन, यहाँ पे चार आपके जेट स्ट्रीम पूरी धरती पे है। इसके अलावा दो और छोटे छोटे जेट स्ट्रीम्स हैं जो कि टेम्पररी बेसिस पे लोकल जेट स्ट्रीम जिनको कहा जाता है वो बहते हैं। ठीक है, ये दो नॉन जेट स्ट्रीम हैं जो कि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, दैट इज वाई इनको हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं। इसके अलावा भी कहीं कहीं पे जेट स्ट्रीम टाइप के वेदर मूवमेंट्स बनते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में जेट स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक है, दैट इज वाई वी आर इंक्लूडिंग दोज टू, जो जिसमें से एक है सोमाली जेट। ठीक है, ये सोमालिया के तट के आसपास बहता है और ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ टू बी प्रिसाइज साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। और क्या बोलते हैं, दूसरा है आपका यहाँ पे कहा गया आपका अफ्रीकन जेट स्ट्रीम। ठीक है, आपका अफ्रीकन जेट स्ट्रीम है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, सॉरी कोई बात नहीं, हम लोग कभी और बता दूंगा। ठीक है, अफ्रीकन जेट स्ट्रीम है, वो भी एक जेट स्ट्रीम है, यहाँ पे दिखाया गया नहीं है, तो वो आपका
अफ्रीका के रेंजेस में, अफ्रीका के साइड में आता है। हालांकि ये जो सोमाली जेट स्ट्रीम है ये इंडिया के मानसून के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इंडियन मानसून में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो सब घिचमिड घिचमिड हो जाएगा। बस आप लोग याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, वहाँ पे जब नाम आएगा तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अरे हम लोग को जेट स्ट्रीम सिर्फ दो ही पढ़ाया था, एक तो पोलर एक सब ट्रॉपिकल। ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी छोटे छोटे जेट स्ट्रीम्स हैं जो टेम्पररी फेज के लिए आते हैं, रेगुलर बेसिस में नहीं चलते हैं, टेम्पररी फेज में एक्टिव होते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जेट स्ट्रीम्स है। अब आते हैं जेट स्ट्रीम्स के एक्चुअल डेफिनेशन वगैरह पे क्या है। जियोस्ट्रॉफिक विंड है, जियोस्ट्रॉफिक मतलब जो दो अलग अलग क्या बोलते हैं, डिफरेंट जोन्स ऑफ क्या बोलते हैं, प्रेशर वेरिएशंस की वजह से जो स्टार्ट होता है उसको कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक जगह पे हाई प्रेशर है, एक जगह पे लो प्रेशर है, तो ये जो विंड यहाँ से इस तरफ की तरफ भागेगी इसको जियोस्ट्रॉफिक विंड कहा जाएगा। मतलब जो कि प्रेशर के डिफरेंस के वजह से जो स्टार्ट हुई है दैट इज नोन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। ठीक है, ये अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर में बहता है। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा था तो मैंने लोगों को बताया था कि जितने भी आपके वेदर इवेंट्स हैं, आपके साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, सारे के सारे इवेंट्स वगैरह ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। ठीक है, इससे ऊपर कोई नहीं जाता। ठीक है, तो ये अभी आपका ट्रोपोस्फियर के अपर लेयर में बहता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और क्या बोलते हैं इसकी हाइट लगभग इतनी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये बनता क्यों है, कैसे बनता है, क्या है वजह है। ठीक है, तो इसका एक आंसर है एयर मासेस। ठीक है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है एयर मासेस। इसके अलावा भी आंसर्स हैं, लेकिन एयर मास इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। दैट इज वाई आपके एयर जेट स्ट्रीम्स वगैरह बनते हैं दो रीजन में, आपके प्राइम रीजन में जो आपका मिड लैटिट्यूड रीजन है और सब ट्रॉपिकल रीजन है, इसी रीजन में आपके एयर मासेस की वजह से बनते हैं। अब ये एयर मासेस क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियोस में जहाँ पे समझाने जाऊंगा तो फिर वो एक अलग से चैप्टर बन जाएगा। तो जेट स्ट्रीम के बजाय हम लोग एयर मासेस पढ़ने लगेंगे, और एयर मासेस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको डिटेल में समझाना पड़ता है। दैट इज वाई उसके ये यहाँ पे समझा नहीं सकता। बस ये समझ लीजिए कि ऐसा एयर का एक बड़ा सा बॉडी है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही डेफिनेट होते हैं, और वो दो अलग अलग डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स के जो एयर मासेस है आके टकराते हैं, तो ये जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। होप करता समझ में आ रहा है। आप समझिए कि एक ठंडा एयर मास है, एक गर्म एयर मास है, एक दूसरे से टकराते हैं। इन लोग एक दूसरे को मिक्स करने की कोशिश करते हैं या इक्विटेबल टेम्परेचर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके बीच में इन लोग एयर मासेस में डेवलप मतलब जेट स्ट्रीम में डेवलपमेंट हो जाता है इनका। ठीक है, इतना समझ डालिए, बाकी आप लोगों को एयर मास में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जितना ज्यादा डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा उतना फास्टर द विंड वेलोसिटी ऑफ द एयर मास विल बी। ठीक है, जेट स्ट्रीम का जो स्पीड रहेगा उतना ही फास्टर होगा। नेक्स्ट है आपका जो जेट स्ट्रीम है वो 20 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर में एक्सटेंड करता है। जितना मतलब ये पतला सा सिर्फ 1 किलोमीटर के रेंज में नहीं आता, काफी बड़ा एरिया में इफेक्ट करता है। 20 डिग्री का एरिया ये ऐसे ऐसे वेवी फॉर्म में चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेट डायरेक्शन में फॉर्म चल रहा है, ये ऐसे ऐसे वेवी फॉर्म में चल रहा है। अभी मैंने आपको डायग्राम में जैसे दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेसिस ऑफ जेट स्ट्रीम। तो ये तीन फैक्टर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो प्राइम फैक्टर्स है वो दो ऊपर के ही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग तीनों को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट है थर्मल ग्रेडियंट, जो कि पोल और इक्वेटर के बीच में है। ठीक है, थर्मल ग्रेडियंट मतलब थर्मल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब कम से ज्यादा, ज्यादा से कम होना। ठीक है, दैट इज नॉट ग्रेडियंट। ओके, तो आपके पोल से लेके इक्वेटर के बीच में जो थर्मल ग्रेडियंट है, मतलब टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है उसको कंसीडर करना, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर आपके जेट स्ट्रीम के बनने में। सेकंड है प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द पोल एंड द इक्वेटर, पोल और इक्वेटर के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट है। ठीक है, आपके पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर है, आपके इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर है। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द फैक्टर फॉर द जेनेसिस ऑफ जेट स्ट्रीम। ठीक है, थर्ड जो कि इन सबको मिला के बनता है आपका सरफेस और सब सरफेस एयर ओवर द पोल्स। ठीक है, इसके बीच का जो क्या बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसको कंसिडर करने पे बनता है आपका जेट स्ट्रीम का जेनेसिस। ठीक, मतलब जेट स्ट्रीम का आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हालांकि ये यूपीएससी नहीं पूछने वाला कि जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये आपकी जानकारी के लिए, सो दैट आप लोग उसमें कंफ्यूजन ना कीजिएगा। हालांकि मेन जो कैरेक्टर मतलब कॉज ऑफ द जेट स्ट्रीम फॉर्मेशन है वो एयर मासेस से है, तो एयर मास वाले चैप्टर में अच्छी तरीके क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह पे जेट स्ट्रीम है। ये सब फालतू की चीजें लिखी हुई है, ये सब आप लोग देख सकते हैं, कोई खास नहीं। परमानेंट जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया दो है, आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एट द लोअर लैटिट्यूड, और पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम जिसको मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है, वो मिड लैटिट्यूड्स के रीजन में। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, जो कि आपका ये वाला। ठीक है, ये जो ऊपर ब्लू वाला है वो आपका पोलर जेट स्ट्रीम है, ये वाला। ठीक है,
इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या है आपका, किस लिए बना है, ये आपके फ्रंट्स की वजह से बनता है, ये फ्रंट्स की वजह से बनता है। अब ये फ्रंट्स क्या है वो हम लोग देखने वाले फ्रंट्स वाले चैप्टर में। यहाँ पे कोई सॉरी, ये मेरे पेन को क्या हो गया, अटक गया, क्या हो गया भाई, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी अटक गया बीच में, सॉरी। तो ये आपका फ्रंट्स की वजह से बनता है। फ्रंट्स कैसे बनते हैं वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तो फ्रंट्स का अलग से चैप्टर होगा, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। जो साइक्लोन वाला चैप्टर लूंगा उसके अंदर फ्रंट फॉर्मेशन, फ्रंटोजेनेसिस जिसको कहा जाता है, वो वहां पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझाने के लिए बस समझा देता हूँ कि दो एयर मासेस जब टकराते हैं तो बीच में का जो रीजन बनता है इसको फ्रंट कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, एयर मासेस कभी भी एक दूसरे को ऐसे मिंगल नहीं करते, जैसे पानी की तरह नहीं मिंगल होता कि भाई गर्म पानी आया ठंडे पानी में मिक्स कर दिया तो इक्विटेबल टेम्परेचर होगा थोड़ी देर में, ऐसा नहीं होता। एयर मासेस अपने को अपना टेम्परेचर या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज करने के लिए कभी भी राजी नहीं होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से मिंगल जल्दी नहीं होते। तो वो बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है जिसमें साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत तूफानी हवाएं चलती है, टॉर्नेडोज वगैरह आते हैं, हरिकेन्स वगैरह आते हैं, उसके बाद ही क्या बोलते हैं आपका इक्विटेबल टेम्परेचर बनता है। तो ये जो फ्रंट का बनने का काम है उसी के दौरान आपका ये जेट स्ट्रीम बनता है, मतलब ये जस्ट लाइक आपके फ्रंट्स के वैसे ये बन रहा है, ठीक है। इसका जो पोजीशन है वो टेम्परेचर मतलब आपके सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। ये दोनों भी आपके जेट स्ट्रीम के लिए वैलिड है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा उस हिसाब से वो ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि जैसे सन का मूवमेंट आपका, ये समझ लीजिए कि आपका ये आपका इक्वेटर है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो आपका सन जब नॉर्थ डायरेक्शन में जाता रहेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से यहाँ के जो आपके फ्रंट्स हैं जेट स्ट्रीम्स है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। और जब आप ये सन जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट करना चाहेंगे। इसी का ऑपोजिट आपके सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ओके, आप लोग को होप करता समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो वापस से कभी डिस्कस कर लिया जाएगा, या फिर इसी में आप लोग इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो आपका जेट स्ट्रीम है वो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर या इंसोलेशन के बेसिस पे अप या डाउन जाएगा। जितना वहाँ पे गर्माहट बढ़ती जाएगी वहाँ पे वो ऊपर की तरफ नॉर्दर्न शिफ्ट करते जाएंगे और पोल्स की तरफ पोलवर्ड शिफ्टिंग करते जाएंगे, और जितनी वहाँ पे ठंडक बढ़ती चली जाएगी उतना वो इक्वेटर की तरफ मूवमेंट करते चले जाएंगे, ठीक है। जेट स्ट्रीम स्ट्रांग हो जाते हैं आपके विंटर्स में। मैंने आपको बताया विंटर्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो एयर मासेस होता है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब उनकी ताकत बढ़ जाती है। दैट इज वाई वो जेट स्ट्रीम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बाकी ये कितने एरिया को ये करते हैं, 60 डिग्री लैटिट्यूड ये सब के रीजन को ऐसे ऐसे करते हैं, ये सब सब इतना कुछ आप लोग को याद रखने की जरूरत है। इनके वजह से टेम्परेट साइक्लोन जो है उनका पाथ वगैरह और स्पीड वगैरह डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात की जाए तो ये क्या है आपका, जो मैंने आप लोगों को दिखाया सेकंड वाला, ये रहा आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ओके। तो ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्म हो रहा है। दैट इज वाई इट इज नोन एज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच में के जो कॉन्ट्रास्टिंग इवेंट्स है उसकी वजह से बनता है, ठीक है। आपका जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वो मोर ऑफ ए ठंडा या इक्विटेबल टेम्परेचर वाला रीजन है, जैसे कि आप यूरोपियन क्लाइमेट को देख सकते हैं, वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बीच में आता है, ठीक है। और लेकिन आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है, वो वार्मिश टाइप का है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे गर्माहट ज़्यादा होती है। दैट इज वाई ये एक मतलब कॉन्ट्रास्टिंग जोन बनाते हैं, और यहाँ पे एयर मासेस जो फॉर्म होते हैं एक दूसरे से जल्दी टकराते हैं, और यहाँ पे जेट स्ट्रीम वगैरह फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, वही वही सेम, इसका भी आपका जो राइजिंग एयर रहेंगे मूव करेंगे साउथवर्ड नॉर्थवर्ड, इनकी वजह से आपका क्या बोलते हैं टकराना स्टार्ट होगा। एंड ये कहाँ पे टकराएंगे, लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास टकराना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन वगैरह होता है। ये सब आपके फिलर्स हैं, आप लोग इसको बस समझ के रखिए कैसे काम कर रहा है। मेन जो मैकेनिज्म था वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपके जो ट्रॉपिकल रीजन है या आपका जो इक्वेटर वाला रीजन है वहाँ से आपका एक एयर मास जाएगा, और आपका सब ट्रॉपिकल रीजन से एक एयर मास जाएगा, इन दोनों के बीच में टकराहट होगी, और ये आपके फ्रंट का फॉर्मेशन या फिर अल्टीमेटली जेट स्ट्रीम के फॉर्मेशन में मदद करने वाला है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये क्लोजली कनेक्टेड है इंडियन और अफ्रीकन समर मानसून से। तो हम लोग मानसून में, इंडियन मानसून में डिटेल में इसको देखेंगे किस तरीके से इसके आने और जाने की वजह से मानसून का आना या जाना डिसाइड होता है, ठीक है। तो आप लोग को इतना अभी समझ के रखना है, और नाम इसका नोट करके रख लेना है, ठीक है, कि हम लोग को ये बाद में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट
इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन वेदर, ये आप लोग एक बार फोटो देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का फोटो, ये जो आप लोग का, ये जो मैंने इंक्लूड किया वो इसीलिए इंक्लूड किया था क्योंकि यहाँ पे सोमाली जेट अच्छी तरीके से दिखाया गया था और अफ्रीकन जेट यहाँ पे दिखाया नहीं गया, तो इसका कोई बात नहीं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और अफ्रीका का हम लोग को सिविल सर्विसेज देना भी नहीं है वैसे भी। और नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे 3 सेल्स जो मैंने आप लोग ट्राई सेलुलर मेरिडियन मॉडल कई बार बोला है, तो वो 3 सेल्स वाला मॉडल ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपका। ये फर्स्ट है पोलर सेल है, नेक्स्ट है फेरल सेल है, और ये आपका थर्ड हेडली सेल है। इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे अगले वाले वीडियोस में, लेकिन आप लोग इतना अभी से समझ के रखिए कि ट्राई सेलुलर मेरिडियनल मॉडल जो है वो इसी को कहा जाता है जिसमें 3 सेल्स बनते हैं। ओके, चलिए लास्टली आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन वेदर, वेदर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये क्या करता है, आपका लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। सीधी सी बात है भाई, आपका जो एक जगह पे, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देखा था कि भाई एक जगह पे हीट जो है ज़्यादा है, आपके ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो आपका हीट है वो ज़्यादा है, लेकिन जो मिड लैटिट्यूड और पोलर रीजन है वहाँ पे हीट वगैरह कम है, ठीक है। वो हीट डेफिसिट रीजन है और ये हीट एक्सेस रीजन है। दैट इज वाई यहाँ से टेम्परेचर का पास ऑन होना चाहिए वहाँ का, वहाँ उस तरफ, और वहाँ से जो कोल्ड एयर है उसका पास ऑन होना चाहिए यहाँ पे, सो दैट वी कैन सर्वाइव ऑन अर्थ, हम लोग अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। इसके लिए जेट स्ट्रीम जो है वो आपका लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, या फिर मास एक्सचेंज ऑफ द एयर करने का काम करते हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से आपका मिड लैटिट्यूड का वेदर डिस्टर्बेंस जो होता है वो सब आता है, जो आपका हरिकेन्स हैं या आपके टाइफून्स वगैरह, वो सब कुछ सब इसी की वजह से आता है, ठीक है, आपके जेट स्ट्रीम की वजह से। नेक्स्ट, टेम्परेट साइक्लोन्स का बनना भी इन्हीं की वजह से एक काम करता है। इनके पाथ को भी डिसाइड करने का काम करता है ये आपका जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो होता है ये आपके पाथ वगैरह आने का भी डिसीजन लेता है, मतलब किस तरीके, किस मूवमेंट में कोई भी आपका साइक्लोन किस तरह मूवमेंट करेगा वो आप जेट स्ट्रीम की वजह से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, तो वो हम लोग साइक्लोन के फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे। एक्चुअली अगर यहाँ पे बेसिकली बता दूं तो फॉर एग्जांपल ये साइक्लोन है, साइक्लोन एक छोटा सा एक लट्टू तो है नहीं, उसकी जो लेंथ होती है वो किलोमीटर्स में होती है, ठीक है, ठीक है। 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की हाइट होती है। इन दैट केस आपका जेट स्ट्रीम कहाँ पे मूव कर रहा है, आपका ट्रोपोस्फियर में मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी भी काफी मोटी चौड़ी हाइट होती है, तो वो क्या करता है, साइक्लोन्स को अपने साथ ड्रैग करके लेके चला जाता है, ठीक है। तो दैट इज वाई ऐसा होता है कि इनका पाथ वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन भी ये डिसाइड करता है, ठीक है। बाकी ये मानसून इंडियन पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके, तगड़ी तरीके से क्या बोलते हैं, इफेक्ट करता है, जिसको हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने वाले, तो अभी यहाँ पे याद करने की जरूरत है। इनकी वजह से प्रोलॉन्ग ड्रॉट या फ्लड कंडीशंस भी आ सकते हैं। ऐसे भारत के अंदर कई बार होता है कि कहीं कहीं पे जेट स्ट्रीम का इफेक्ट ज्यादा हो जाने की वजह से इतना पे एक्सेस बारिश हो जाती है, ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसका ट्रफ वहां पे आ जाता है और वहां पे हाई प्रेशर कंडीशन बन जाते हैं और वहाँ पे एक्सेस हीटिंग हो जाती है, गर्माहट बढ़ जाती है एकदम से, मतलब ड्रॉट कंडीशन बन जाता है, काफ़ी काफ़ी समय तो वहाँ पे ज़रा भी बारिश नहीं होती। इस सब को इफेक्ट करता है आपका जेट स्ट्रीम, ठीक है। होप करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया। जेट स्ट्रीम में इससे ज़्यादा आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ डाला तो जेट स्ट्रीम झिंगा लाला। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। चलिए बाय।